हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का जो एग्जाम शुरू होने वाला है वो लगभग 9 से 10 मार्च से शुरू हो सकता है। तो हमारे पास समय बहुत कम है। तो हमारा टारगेट केवल एक ही है, 9 मार्च या 10 मार्च, क्योंकि इसी दिन से पेपर शुरू होने वाला है। तो उसी के लिए आज की इस क्लास में हम लोग दमदार पूरे पेपर का हल करने वाले हैं। 65 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो एसएससी जीडी के पेपर में जीके से 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इतने क्वेश्चन आप सभी के शिफ्टों में आने वाले हैं और आप सभी का टारगेट भी रहेगा 65 प्रश्न में से 35 प्रश्न आप सभी को ठीक करना है। एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है वो केवल 1 घंटे का होता है। इन्हीं 1 घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन मिलेंगे हल करने के लिए जीके, 20 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी, 20 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ और 20 क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे रीजनिंग। 80 क्वेश्चन का पूरा पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं 2 नंबर, यानी 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। और हर एक क्वेश्चन पे 1/8 का माइनस मार्किंग। 1/8 का मतलब होता है कि 8 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब जाकर आप 1 नंबर आप सभी का माइनस मार्किंग हुआ। यानी आप तुक्काबाजी भी कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी प्रश्न पे संशय लग रहा है कि ये इसका उत्तर ये होगा या ये होगा, तो आप उसको टिक लगा सकते हैं क्योंकि भाई 8 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। और एक बात है कि इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। तभी तो 60 मिनट में वो भी 80 क्वेश्चन मिलते हैं हल करने के लिए, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है। ये 40 क्वेश्चन यदि हम इस टाइम मॉक टेस्ट में लगा रहे होंगे तो हमारा समय तो भाई 1 घंटा 20 मिनट केवल मैथ और रीजनिंग में चला जाता है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन जीके बची जाता है और 20 क्वेश्चन हिंदी बची जाता है। ओके, तो साथों, जिस लेवल के सवाल एसएससी जीडी के शिफ्ट में हर बार पूछे जाते हैं उसी लेवल के सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि 9 मार्च या 10 मार्च के पेपर में किस लेवल के सवाल आ सकते हैं, तो सबसे पहले आप ट्राई करिएगा कि जीके में 20 क्वेश्चन में से कम 16 से 17 सवाल सही करिए और हिंदी में कम 18 से 19 सवाल आप सभी का सही होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप सभी का 10 से 12 सवाल सही होना चाहिए। तो इतने का टारगेट लेकर चलेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक तरह का यह फुल रियल टाइप पेपर सोल्यूशन हम लोग करने वाले इस क्लास में। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस रियल पेपर सोल्यूशन में आप सभी कितना स्कोर रहा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करेंगे। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? तो 8.6% था। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल में निहित नहीं है? जैसे विधायी शक्तियां, ये जो है ना राज्यपाल में निहित होती हैं। वित्तीय शक्तियां, ये भी राज्यपाल में निहित होता है। विवेकाधीन शक्तियां, ये भी राज्यपाल में निहित होता है। लेकिन जो रीट जारी करने की शक्तियां होती है ये राज्यपाल में निहित नहीं होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण बाधित हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण बाधित हो गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 66 तक चला था, आप सभी को मालूम होगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी और 56 में समाप्त हो गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी। पंचम योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 79 तक चला था। ये सभी आप डेटा भी याद रखिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और 67 और 68, जो 1967 और 68 था, इसमें योजना अवकाश लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 2 साल बाद शुरू हुआ था, यानी 1969 से लेकर 1974 तक स्टार्ट हुआ था। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 5वीं 1974 से लेकर 79 तक चला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए।
कौन सा जलवायु क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से चिन्हित है? कौन सा जलवायु क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से चिन्हित है? तो उष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। बंगाल में हुए सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बंगाल में हुए सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। ये सवाल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। जो आपका तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है, यानी सबसे अधिक याद किया जाता है? तो भरतनाट्यम को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक क्या है भाई? राज्यों का संघ है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किस पर विस्तार से बताता है? संविधान का जो आर्टिकल 74 है किस पर विस्तार से बताता है? तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? तो पूरे 10 अनुसूचियां थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? किस प्रकार का उद्योग पौधों और जानवरों के प्रजनन और गुणन को बिक्री के लिए करता है? किस प्रकार का उद्योग पौधों और जानवरों के प्रजनन और गुणन को बिक्री के लिए करता है? तो भाई आनुवांशिक उद्योग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्न पढ़ लेना है भाई। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं और आप लग रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर लिए हैं, रिवीजन भी कर लिए हैं, तो दोस्त मेरे एसएससी के नए पैटर्न पे मेरी बात मानिए, इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। जीके जीएस पूरा कंप्लीट आप सभी को हम दे देंगे भाई। जितने आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आने वाले हैं, स्टैटिक जीके का हम अलग से आप सभी को 23 से 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करें, क्योंकि स्टैटिक जीके अधिक सवाल आपके शिफ्ट में आने वाले हैं। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों हम प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। करंट अफेयर जितने भी एक साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। रीजनिंग कंप्लीट आपको देंगे, मैथ्स कंप्लीट देंगे विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ में। इसके अलावा हम आप सभी को ब्रह्मास्त्र 500 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और एग्जाम से 2 दिन पहले आप सभी को एक अलग सा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और मिलेगा ये कैसा आप सभी को, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी को मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करेगी, लेकिन इसके लिए आप सभी को मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा भाई। यदि आप 50 रुपीज़ पे किए रहेंगे तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। यदि आपको फ्री में कुछ चीज़ें मिल जाएगा तो आप उसका भाई पढ़ेंगे नहीं, उसे आप नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन यदि आप 50 रुपीज़ पे करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ इसे में पढ़ना है। दोस्त मेरे आप सभी को ये करना अनिवार्य। एक बार इस पीडीएफ को आप पढ़िए। ये जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करके अगला प्रोसेस आपको बता देगी। 2 मिनट का समय लगेगा। तो मेरे दोस्त अपने परीक्षा में जाने से पहले इसको आप पढ़िए एक बार, सभी लोग को करना है अनिवार्य है। ओके, उसके बाद अपना फीडबैक आप दीजिएगा एग्जाम देने के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन इसे रद्द भी किया गया था 1911 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप इनमें से कौन सा है? उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप इनमें से कौन सा है? तो कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? याद रखेंगे, साहित्य के श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। उड़ीसा का धनु यज्ञ उत्सव जो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, किस पर आधारित है? उड़ीसा का जो धनु यज्ञ उत्सव है जो कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, किस पर यह आधारित है? तो ये कृष्ण लीला पर आधारित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? तमिलनाडु के लोगों द्वारा बॉम्बे की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, जो कर्नाटक संगीत की गायिका हैं? तमिलनाडु के लोगों द्वारा बॉम्बे की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, जो कर्नाटक संगीत की गायिका भी हैं? तो जयश्री रामनाथ को किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम पर है? तो हरियाणा राज्य का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साक्षरता दर के मामले में केरल राज्य सबसे पहले नंबर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो 1985 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण वंश की स्थापना किसने की थी? अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे, क्योंकि लगातार ये क्लास आप सभी के बीच में आएगी। एक तो देखिए सुबह क्लास हो रही है और एक शाम में क्लास हो रही है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन सा अधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो राज्य के मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासी आबादी का प्रतिशत क्या था? भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार देश अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासी आबादी का प्रतिशत कितने प्रतिशत का था? तो 0.2% का था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गतिमान होती है तो उसका त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गतिमान होती है तो उसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन उसका क्या होता है? 0 होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के आधुनिकीकरण लक्ष्य किससे संबंधित होता है? किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के आधुनिकीकरण का जो लक्ष्य होता है वो किससे संबंधित होता है? तो नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1990-91 में की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य यानी नृत्य और नर्तकी यानी नर्तु का उल्लेख है? बताएंगे आप सभी, किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख किया गया है? तो जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति कौन दूर रखा जा सकता है? यानी किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति कौन दूर रखा जा सकता है?
व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है। तो किससे दूर रखा जा सकता है? तो निजी से। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतज्ञ थे जो क्या बजाते थे? बताएंगे। दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतज्ञ थे जो क्या बजाते थे? तो वो मृदंगम बजाते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाना है? तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, जो विद्यार्थी पास हो गए हों वे इस कक्षा में बैठ जाएं। पास हो गए हों वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? सवाल को पढ़िए, हिंदी के सवाल हो रहे हैं भाई, अच्छे से सॉल्व करिएगा हिंदी के सवाल। जो विद्यार्थी पास हो गए हों वे इस कक्षा में बैठ जाएं। पास हो गए हों वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? यानी पास हो गए हों तो इसकी जगह तो भाई उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना? उत्तीर्ण होगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हों तो वे इस कक्षा में बैठ जाएं, सिंपल सा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, हाथ के कागज उड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? हाथ के कागज उड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? कागज, यानी मेरे दोस्त हाथ के तोते उड़ना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, संसार में असंख्य शिशुओं का जन्म प्रतिक्षण होता है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध शब्द बताइए। वाक्य आप पढ़िए और बताइए कि इस वाक्य में कहाँ अशुद्ध शब्द है। सभी बताएंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बेस्ट लेवल का सवाल है दोस्त मेरे। ये जो प्रतिक्षण है, प्रतिक्षण में छाता छवाला नहीं रहता है, छतरी छवाला रहता है। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन आपका अशुद्ध है, तो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रति छ लेकिन छाता छवाला नहीं रहता है, छतरी छवाला रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? बनाइए। तो सनाथ होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 को, इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा? इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों जैसे कि आपके पेपर में हिंदी में पूरे 20 सवाल आएंगे, यदि आप यहां से भी लगातार हिंदी के प्रैक्टिस करेंगे ना तो भाई हम कह सकते हैं कि आप 1819 सवाल आप सही कर सकते हैं। कई स्टूडेंट देखिए इस बार 20 में से 20 सवाल हिंदी में करने वाले हैं, क्योंकि इसी लेवल के सवाल आने वाले भाई। 15 क्वेश्चन आप सभी से पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, सकर्मक, अकर्मक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और आपका चिन्ह से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसी से रिलेटेड सवाल आने वाले। लेकिन जो लास्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपका गद्यांश पद्यांश का रहता है। जो आपका गद्यांश दिया रहेगा और उसके नीचे प्रश्न दिया रहेगा, उसको पढ़कर आपको उत्तर देना रहता है। तो 15 क्वेश्चन तो देखिए नॉर्मल आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। 5 क्वेश्चन भी यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आप उसका उत्तर कर सकते हैं आराम से। तो दोस्त मेरे, आप देखिए एक रीजनिंग और एक हिंदी ऐसा टारगेट बनाइए कि आप पूरे 40 के 40 प्रश्न सही करिए। मैथ में आप पूरा एकदम समझिए कि अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर का सोल्यूशन कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए। अब भाई मैथ में कम से कम 16 से 17 सवाल सही करके आ जाएंगे भाई। जीके की जिम्मेदारी मेरी छोड़ दी भाई, जीके में पूरा बेस्ट देने वाले हैं, उसको आप तैयारी लगातार करिए। क्लास आप लेकिन अटेंड किया कीजिए। इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा? तो इच्छा का उल्टा क्या होगा? अनिच्छा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, जिसके हृदय में दया नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके हृदय में दया नहीं होता है तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो निर्दय होता है वो, जिसके हृदय में दया नहीं होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके हाथ में बीड़ा हो, इसके लिए सार्थक शब्द बनाइए। जिसके हाथ में बीड़ा हो यानी उसे बीड़ा पाड़ी कहते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, रमेश ने गैस के गोदाम पर काम करना शुरू कर दिया है। वाक्य में गैस शब्द कैसा है?
रमेश ने गैस के गोदाम पर काम करना शुरू कर दिया है। वाक्य में जो गैस शब्द है किस प्रकार का शब्द है? तो यह विदेशी शब्द है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है? मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा लगा है बताएंगे आप सभी। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। वह घर बाहर आया, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह बताइए। यानी दोस्त मेरे वह घर से बाहर आया, तो इसमें कारक चिन्ह कौन लगेगा? सी लगेगा। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताएंगे। पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? जैसे कि पेड़ का पर्यायवाची की बात करते हैं तो तरु होता है, बीटप होता है, पादप होता है, लेकिन आशा नहीं होता है। ये एक आशा, जो आशा इसका पर्यायवाची जैसे इरादा होता है, इरादा होता है, मतलब होता है, मतलब होता है, और उद्देश्य होता है, और तात्पर्य होता है। ये आशा के पर्यायवाची होते हैं। इरादा, उत्साह, उद्देश्य, मतलब, तात्पर्य। तो ये भाई पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बी ऑप्शन आशय। ठीक है, तो ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। डैश प्रमुख भारतीय व्यंजन है। इसमें कौन सा भाई प्रमुख भारतीय व्यंजन है? तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द देना है। यानी क्षीर, यानी खीर, क्षीर, खीर, तत्सम तद्भव आप जानते होंगे। तो क्या होगा? क्षीर जो है ना वो प्रमुख भारतीय व्यंजन है। हरिद्रा नहीं होगा, तिक्त नहीं होगा, दही नहीं होगा। क्या होगा? क्षीर प्रमुख भारतीय व्यंजन है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प को चुनना आप सभी को। आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। यानी उपस्थिति की जगह क्या होगा? अनुकंपा होगा? नहीं होगा। प्रतिष्ठा? नहीं। उपलब्धता? नहीं। क्या होगा? आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। यानी उपस्थिति की जगह क्या होगा भाई? सहायता होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को। कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या बनेगा? कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द इनमें से कौन सा है बताएंगे। तो अपकीर्ति है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य इनमें से कौन सा है? बहुवचन से संबंधित इनमें से वाक्य कौन सा है? कुछ महिलाएं बाहर खड़ी हैं, कुछ महिलाएं, यानी यही तो हमें तो लग रहा है भाई बहुवचन में है। महिला बाजार जा रही है तो सिंगल है भाई। कल कोई महिला आई थी, ये भी एक वचन में एक महिला आई है। तो देखिए कुछ महिलाएं बाहर खड़ी, यही बहुवचन से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन है, तो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? दोस्त मेरे, आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से करना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए जो सदा से चला आ रहा हो। तो इसके लिए सार्थक शब्द बताइए क्या बनेगा? जो सदा से चला आ रहा हो, तो इसके लिए होगा भाई चिरंतन। डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो केला विदेशज शब्द नहीं है। ये ऑप्शन है ए बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। जिसका आचरण अच्छा न हो वाक्य हेतु सार्थक शब्द बनाइए। जिसका आचरण अच्छा न हो तो दुराचारी उसे कहेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। जब सर्दी लगे तब रजाई ओढ़ लेना, तो रजाई की जगह क्या बनेगा? वो भी आप सभी को सर्वोचित विकल्प चुनना है। रजाई की जगह, यानी जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या कर लेते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। तो रजाई की जगह क्या होगा? कंबल हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्न में से अप्सरा का पर्याय नहीं है, यानी अप्सरा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आप सभी बताएंगे। जैसे कि सुरसुंदरी ये है, देवांगना है, देवबाल, लेकिन वामा नहीं है भाई अप्सरा का पर्यायवाची। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को।
जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्त मेरे? जमुना शब्द में कौन संज्ञा है? जमुना तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। तो अब यहां से हम लोग रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप ट्राई करिएगा कि रीजनिंग और मैथ में आप पूरे के पूरे सही सॉल्व करिए, खुद से आप सभी को सही करना है भाई, ठीक है। देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 109, 119, 130, 142, 155 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? सॉल्व करिए। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ऐड क्या होगा? 109, 119, 130, 142, 155 क्वेश्चन मार्क। 109 से 119 तो इसमें +10 हुआ है। 119 से 130 तो +11 हुआ है। 130 से 142 यानी 130 में +12 जोड़ देंगे तो 142 हो जाएगा। 142 से 155 यानी 142 में +13 करेंगे तो 155 हो जाएगा। लॉजिक इसमें देखिए 10, 11, 12, 13 जोड़ा है, तो दोस्त मेरे लास्ट संख्या 155 है। तो इसमें हम भाई +14 जोड़ देंगे। 155 में +14 करेंगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 169। कितने लोग का डी आंसर आ चुका है भाई? तो 51 का डी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित समीकरण में यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्त मेरे इसे आप सॉल्व करिए। जैसे ये समीकरण आपको दे रखा है, इस समीकरण में सबसे पहले गुणा और माइनस को बदलना है, प्लस और भाग को बदलना है। चलिए पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं। 88 भाग है तो भाग को प्लस में बदलना है। 7 गुणा है तो गुणा को माइनस में बदलना है। 4 माइनस है तो गुणा में बदलना है। 21 प्लस है तो भाग में बदलना है। तो ये हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। इसमें हम बॉर्डर स्कीम लगा लेंगे। 88 + 7 माइनस 4 गुणे 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार में। 88 + 7 माइनस 7 28, 88 7 95, 95 से -28 करें कितना आएगा? 15 में 60 घटा 7, 8 में से 2 घटा 6 यानी 67 आएगा। कितने लोग का भाई ऑप्शन ए आ चुका है? इस सवाल का सॉल्व करने पे कितने लोग का 67 आ चुका है भाई? लगभग 100% सभी स्टूडेंट का ये सवाल सही होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। एक साइन बदलने के दे देगा या 2 नंबर बदलने के लिए दे देगा, लेकिन करने का तरीके यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? इसे आप सॉल्व करिए। ये लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान सवाल होते हैं। GH, IJ, MN और O एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। N जो है ना वो I के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। अब देखिए एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज है, इसमें हमें कितने लोग को बैठाना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति को हम बैठाते चलेंगे। यन जो है ना वो आई के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी आई के बाईं ओर, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड में, वो भी आई के ना बाएं से तीसरे स्थान पर यन बैठा है। तो ऐसा काम करते हैं कि आई को यहां बैठा लेते हैं, अपने मन से कहीं बैठा लीजिए। तो आई के बाएं साइड से तीसरे स्थान पर यन बैठा है, तो कहां पर यन आ जाएगा भाई? यहां पे आ जाएगा बाईं साइड से। देखिए पहला ये, दूसरा का ये, तीसरा का यन बैठ चुका बाईं साइड से। यदि आई के राइट साइड से नहीं दाहिने साइड से देखेंगे तो आई के दाहिने साइड चौथे स्थान पे यन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यम के बाईं ओर से गिनने पर आई और यम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यम के बाईं ओर से गिनने पर आई और यम के बीच केवल एक व्यक्ति आ रहे हैं। आई तो दोस्त मेरा ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो सवाल दिया है कि यम के बाईं ओर गिनने पर आई और यम के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो ऐसा करते कि यम के बाईं ओर गिनती करने पर देखिए एक व्यक्ति बैठेगा बीच में, तो यहाँ पे आना पड़ेगा यम को, तभी तो भाई है ना। यम के बाईं ओर गिनने पर आई और यम के बीच एक व्यक्ति आ रहा है, तो आई और यम के बीच में केवल एक व्यक्ति आ जाएंगे कोई, ठीक है। ये लाइन पूरा हो गया। ओ के दाईं ओर गिनने पर जे और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दूसरा का लाइन पढ़िए, यच जो है ना वो जे का निकटतम पड़ोसी भी है,
ओ के दाईं ओर गिरने पर जी और ओ के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं और जी और एच आपस में निकटतम पड़ोसी भी हैं। तो कहाँ पर बैठाया जाए भाई? ओ के दाईं ओर गिरने पर, ओ के दाईं ओर गिरने पर, ओ के दाईं ओर गिरने पर जी और ओ के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। यानी दोस्त मेरे ओ के दाईं ओर, ओ के माने कि हम यहाँ बैठा देते हैं और ओ के दाईं ओर गिरने पर जे और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति आ रहे हैं ना, दो व्यक्ति आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो यदि ओ के दाईं ओर गिरने पर ना, ओ के दाईं ओर यानी जे को हम यहाँ बैठा लेते हैं भाई, है ना। देखिए ओ के दाईं ओर गिरने पर ओ और जे के बीच में दो व्यक्ति आ रहे हैं भाई, एक यन है एक अभी खाली है। तो देखिए अब देखिए फिर सवाल दिया था कि यच जे का निकटतम पड़ोसी है, यानी यच को यहाँ बैठा देंगे, सवाल पूरा हो गया। एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा? जी नहीं बैठा, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? जी ऑलरेडी यहाँ लास्ट में बैठा है, तो इसके दाईं साइड से तीसरे के स्थान पे यन बैठा है। यहाँ पे देखिए जी के दाईं पर पहले पे यम बैठा है, दूसरे के पे ओ बैठा है, तीसरे के पे यन बैठा है। सवाल दिया है कि जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे तीसरे पे यन बैठा है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब सभी को समझ में आया कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा भाई? ऐसे ये सवाल हल होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KIFG HFCD संबंधित है, उसी प्रकार AYVW XBST संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए CAXY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केवल हम पहले का रिलेशन निकालेंगे, KIFG, इसका रिलेशन हम निकाल लेते हैं HFCD से। जैसे G होता 7, D होता 4, F होता 6, C होता 3, I होता 9, F होता 6, Q होता 11, H होता 8, -3 -3 -3 -3। इसमें लॉजिक सिंपल है -3 का। हमेशा जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो सबसे पहले तरीका यही अपनाना है, हमेशा वन पैटर्न पे देता या माइनस करेगा या तो प्लस करेगा, ठीक है। यही समान पैटर्न देता है। देखिए पूछा किसका? CAXY का, तो CAXY में सभी में कोड करके -3 कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। CAXY सभी में -3 करना है गुरु, गलती नहीं करना है। जैसे Y 25 में से 3 घटाएंगे 22 पे कौन आता है? भी आता है। X 24 में 3 घटाएंगे 21 पे U आता है। C 3, अब 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो इसको आप ऐसा मान के चलिए कि 29 इसको मान लीजिए भाई और इसको 27 मान लीजिए। 29 में से 3 घटाएंगे 26 पे Z आता है। 27 में से 3 घटाएंगे 24 पे X आता है। ZX UV C ऑप्शन 54 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप जानते हैं ना कि A से लेकर Z तक होता है 26, 27 पे A फिर से हो जाता है, 28 पे B, 29 पे C। तो इसीलिए हमने C को 29 माना था, A को यहाँ पे 27 मान लिया था, ठीक है। 1 में से 3 घटेगा नहीं भाई, माइनस में आएगा, तो डायरेक्टली आप क्या करिए 27 मान लीजिए, आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सॉल्व कॉल करिए आप लोग। तो एक विशेष कूट भाषा में CAMS को 8137 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और मैक को 1238 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कूट भाषा में के लिए कूट क्या बनेगा? जैसे देखिए CAMS है, MACK है ना, तो CAMS 4 अक्षर है, इसके लिए 4 अलग कोड किया है। 8137 और MAC है, इसके लिए भी अलग कोड किया है। पूछा किसका? के का कोड। देखिए हम जब सिंगल पूछते तो कॉमन चेक करते हैं, कॉमन मिलेगा नहीं क्योंकि CAMS में के है नहीं, केवल मैक में के है, यानी कि हमारा आंसर इसी मिलेगा 1238 में। तो देखिए जो CAMS में नंबर दिया है इसको हम ऑप्शन से काट सकते हैं क्योंकि इसमें तो हमारा एक भी नंबर आएगा नहीं। तो 8 को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, 1 को काट दीजिए, क्योंकि भी इसमें देखिए 8 है, 1 है, 3 है, बच रहा कौन? डी ऑप्शन 2। तो के का कोड क्या होगा? 2। देखिए इसमें 2 है मैक वाले में जिसमें के है। क्लियर? ये भी एलिमिनेट हो जाता, ये भी एलिमिनेट हो जाता, ये भी एलिमिनेट हो जाता, तो बचा कौन? 2 बचता भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब भी सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए, कॉमन नहीं मिला तो आप एलिमिनेट कर दीजिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। यदि शब्द कार्डलेस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कार्डलेस है ना, CARDLES। तो हमें कार्डलेस के सभी अक्षर का इस्तेमाल करना है। अब सेट करना है हमें
ABCD क्रम में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए आएगा, बी नहीं है, सी है, डी है भाई, बिल्कुल डी, ABCDEFGHIJKLMNORS। देखिए यल यल और यस यस समान पोजीशन पे हैं, देखिए, नहीं तो सी से ए बदल गया, ए से सी बदल गया, आर से डी बदल गया और डी से ई हो गया। यल लेकिन अपने पोजीशन पे है, आर से ई बदल गया और यस अपने पोजीशन पे, यानी दो अक्षर हैं भाई जो कि अपने स्थिति को अपरिवर्तित कर रहे हैं। एक यल है और एक यस है, यानी दो लोग हैं। इन डी ऑप्शन दो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या बनेगा? दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 823, 822, 820, 817, 813। तो हम ऐसा काम करते हैं ना, केवल 23 लिख लेते हैं, 22 लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं, 13 लिख लेते हैं। 8 को क्यों लिखे? लास्ट में हम 8 को जोड़कर आंसर बना देंगे। 23 से 22 -1, 22 से 20 -2, 20 से 17 -3, 17 से 13 -4। देखिए -1, -2, -3, -4, तो 13 में से -5 करेंगे, कितना आएगा? 8, यानी 808 आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 813 में से -5 करेंगे तो 808 आएगा ना, तो इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में? दोस्त मेरे, आपको किसी भी प्रश्न पे इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई, बेहिचक पूछ लिएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक विशेष कूट भाषा में डैम्स को 7803 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मास्क को 0386 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। देखिए कूट भाषा में के लिए कूट क्या होगा? इस बार भी देखिए के का कूट पूछा है भाई, बताइए, सॉल्व करिए। के का कोड क्या बनेगा? जैसे DAMS 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है? मास्क है MAS के, इसमें 4 अक्षर हैं तो अलग 4 कोड क्या है? किसका पूछा? के का। तो कॉमन चेकर देखिए, डैम में के नहीं है, केवल मास्क में के है, तो यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा। हमारे इसमें एक भी आंसर मिलेगा नहीं, तो 0 काट दीजिए, 8 को काट दीजिए। देखिए इसमें 7 8 भी है, 0 3 है, तो 3 को भी काट दिए, बच रहा कौन? 6 बच रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के का कोड क्या होगा? 6 हो जाएगा। 1 सेकंड, इसमें हमने 6 नहीं लिखा है भाई, 0 3 8 6। देखिए के सामने 6 भी आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे भाई के का हमसे कोड पूछा तो कॉमन चेक करेंगे, कॉमन नहीं मिले तो हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे देखिए 8 आपका डैम में है और मास्क में 8 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। 0 डैम में है और मास्क में भी 0 तो एलिमिनेट हो जाएगा। 3 डैम्स में भी और मास्क में भी 3 है तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है। अब डैम में देखिए 7 बचा है और मास्क में 6 बचा है, जिसमें के रहेगा उसी में आंसर आएगा। तो के देखिए मास्क में है तो 6 1 नंबर बच रहा है, तो यही कोड हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा भाई आप लोग। चलिए अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को 30 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। 30 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करिए आप लोग। तो दोस्त मेरे 30 अनुपात 120 डबल अनुपात लगा देते हैं, 15 और x मान लेते हैं चौथा अनुपात। अब देखिए 30 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, 120 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा। क्या कर लेंगे भाई? 30 x हो जाएगा बराबर 120 मल्टीप्लाई 15, x की वैल्यू 120 इंटू 15 बटे में 30, 30 चौका 120, 15 चौका 60, यानी x की वैल्यू यहाँ से 60 आ जाएगी। यानी चौथा अनुपात क्या होगा? 60 आएगी, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 60 को एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? दोस्त मेरे घन का जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होता है? 4a के स्क्वायर के बराबर होता है। 4a स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 4 इंटू a का स्क्वायर आपका कितना दे? 14 सेंटीमीटर दे, यानी घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 की स्क्वायर हो जाएगा भाई। 4 इंटू 14 की स्क्वायर होता है 196। अब 4 मल्टीप्लाई 196 कितना होगा? 4 6 24 का 4 2, 4 9 36 2 38 काट 3, 4 कम 4 3 7, यानी 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई।
तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे, जो आपका घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4e² होता है। तो एक की जगह आपको 14 रखना था, e² यानी 14 की स्क्वायर 196 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। अब भाई इस सॉल्व का राइट आंसर आप बताइए क्या निकल के आएगा। देखिए इसका मान आपको ज्ञात करना है, इतना लंबा चौड़ा दिया है भाई समीकरण, तो इसमें हम पहले बॉडमस नियम अप्लाई कर लेते हैं, पहले समीकरण को बना लेते हैं। देखिए ऐसा काम करते हैं ना, 42 और 43 को जोड़ते हैं, कितना आएगा 85 माइनस 6 का देखिए 6 का है, का मतलब गुणा होता है, तो 6 गुणा 4 गुणा, अब ब्रैकेट में देखिए 45 से भागे। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले जो ब्रैकेट आएगा उसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 2 घटा देंगे 5, यानी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से 85 माइनस 6 चौका 24 इधर से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 का भाग 45 में देंगे तो 9 बार में, 85 माइनस 9 चौका 36 का 36, 9 दूनी 18 3 21 यानी 216 आ जाएगा। अब 85 में से आपको 216 माइनस करना है, कितना आएगा, 5 में से 6 घटा 1 और 21 में से 8 घटा तो आपका हो जाएगा 13, यानी माइनस आपका 131 आएगा इसका आंसर। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सॉल्व को हल करने भाई। दोस्त में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। जैसे देखिए 42 और 43 को मैंने ऑलरेडी जोड़ लिया, 85 माइनस 6 का मतलब यहाँ पे गुणा हमने रख दिया 4 गुणा, फिर देखिए 45 भाग, और इस ब्रैकेट को जब ब्रैकेट में क्लोज है ना, 7 माइनस 2 तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ से देखिए 85 माइनस 6 चौका 24 यहाँ लिख दिया, 5 का भाग 45 में देंगे तो 9 बार में, फिर 85 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 24 में, 24 9 216 होता है, तो 216 में से आप 85 घटाएंगे 131, लेकिन 85 छोटा है भाई तो माइनस आ जाएगा साइन, तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब आप सभी पहले तो 11 का विभाज्यता नियम मालूम होना चाहिए। जैसे 11 का जो विभाज्यता नियम क्या कहता है, जैसे कोई संख्या दी है, संख्या में विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 आएगा या तो 11 से विभाज्य हो, तो वो क्या होता है भाई, ये आपका 11 का विभाज्यता नियम। जैसे ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी देखिए, इसमें हमने आप क्या बताया, 11 विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जितने भी विषम संख्या है उसका योग करिए, यानी विषम संख्या इसमें देखिए 3 है और एक 7 है ना, 3 और 7, और इनका योग माइनस जितने सम संख्या है, तो 2 1 6 है, इनका जोड़कर अंतर निकालिए, 7 3 10 6 2 8, इनका अंतर 2 आएगा। लेकिन 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग प्लस सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर आपको या तो 0 मिलेगा या तो 11 का विभाज्यता मिलेगा, 11 से विभाज्य होना चाहिए, तभी आपका 11 का वो कटेगा भाई। ये देखिए डी ऑप्शन नहीं मिला, 2 आ गया भाई, लेकिन इसमें 2 3 और ऑप्शन और भी चेक करते हैं, देखिए मिलता है कि नहीं भाई। जैसे देखिए ये तो नहीं है भाई क्योंकि 11 से विभाज्य नहीं है। अब ऑप्शन है देखिए, 1 आपका प्लस 5 ये विषम संख्या, इनका योग माइनस सम संख्या 1 2 प्लस 6 है, 1 5 6 6 2 8, तो कितना आएगा भाई, इसमें भी देखिए माइनस 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं है। अब ऑप्शन बी चेक करते भाई, तो 5 प्लस 3 विषम संख्या, इनका योग अंतर जितने भी सम संख्या है 2 प्लस 6, अब देखिए 5 3 8 माइनस 6 2 8, 0 आ गया कि नहीं भाई, यानी 11 से विभाज्य है ये वाला बी ऑप्शन है ना। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी देखिए, एक इसमें आपका 7 है माइनस, फिर इसमें आपका 2 प्लस 2 प्लस 8, सी ऑप्शन में उठाए भाई, 7 माइनस देखिए 4 8 4 12, ये माइनस 5, देखिए पहले वाले माइनस 2 आया था और इसमें माइनस 5, तो माइनस आ गया तो आपको तुरंत भूलना है भाई। ठीक है, तो यही आपका इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट होगा भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 2 आ रहे थे, तो यही से आपका 11 से विभाज्य नियम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्त मेरे
5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो सीपी अपान में एसपी बराबर 3/5, यानी कास्ट प्राइस 3 हो गया, सेलिंग प्राइस 5 हो गया। यानी कोई सामान हम 3 का खरीद रहे हैं 5 में बेच रहे हैं, यानी 2 रुपया का हमें बेनिफिट होगा। 2 रुपया का बेनिफिट होगा किससे? 3 से होगा। मल्टीप्लाइड बाई 100, 200 बटे में 3 कितना होगा? 3 छक्का 18, 20 में से 18 का 2, फिर 20, 3 छक्का 18, यानी 66 आपका समथिंग है, यानी 66.66% का लाभ होगा। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये तो सबसे आसान सवाल होते हैं भाई, ये सवाल आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप निकाल के बताइए, इसका मान ज्ञात करिए आप लोग। इसी भाई प्रश्न में इसको आप सॉल्व करेंगे, लिखने की जरूरत आपको नहीं है भाई। ठीक है, तो देखिए 420 प्लस 8 का भाग 64 में देंगे तो 8 बार में, माइनस 3 का गुणा 2 में कर देंगे 6। 420 और 8 कितना होता है? 428 माइनस 6 कितना हो? 422 हो जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल था ये भाई। 420 प्लस 8 का भाग 64 में दिया तो 8 हो गया, माइनस यहाँ पे साइन लगा दिया, 3 × 2 6 आ जाएगा। तो 420 प्लस 8 428 माइनस 6 422 हो जाएगा। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और 4752 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा? दोस्त मेरे कल हमने ये सवाल कराया था, जब छूट प्रतिशत दिया हो पूछे और आपको मार्केट प्राइस यानी एमपी दिया हो, यानी अंकित मूल्य दिया हो, और विक्रय मूल्य दिया हो, यानी एमपी माइनस एसपी अपान में एमपी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब एमपी कितना दिया है? 6600 दिया है। एसपी कितना दिया है? 4752 दिया है। फिर एमपी 6600 × 100। आप इसे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ये सॉल्व आपके होमवर्क रहेगा। बताइए दोस्त मेरे। तो साथियों ये फाइनली 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर है, बताइए। इस सवाल का राइट आंसर आप उत्तर बताइए। कितने प्रतिशत का छूट मिला है? 28% या 25% या 34% या 32% का? सॉल्व करके बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, लगातार सुबह और शाम में क्लास हो रही हैं, आप क्लास को करिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूती दीजिए। रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर का सोल्यूशन आप करते रहिए भाई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।